हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज जिसमें हम लोग अपने यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। और अब तक हम लोग 90 क्वेश्चंस कर चुके हैं अपने अगस्त 2024 सेशन के। एंड इस वीडियो में हम लोग 91 टू 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अरेंज द फॉलोइंग फेजेस ऑफ डेटाबेस डिजाइन इन द करेक्ट ऑर्डर: फिजिकल डिजाइन, conceptual design, logical design and requirement analysis. So guys, हमारे पास किसी भी फेज में डजेंट मैटर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है या फिर आपका डेटाबेस डिजाइन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमेशा फर्स्ट फेज होता है। ओके, सो हम लोग वैसे तो इसी से ही अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आगे भी जो डिजाइन होते हैं उनको डिस्कस कर लेती हूँ। ओके, सो उसके बाद हमारा आता है कंसेप्चुअल डिजाइन, then logical design, and then the physical design. Okay, so what does these phases contains? Requirement analysis में हम लोग स्टेक होल्डर्स से रिक्वायरमेंट्स लेना चाहते हैं कि हमें बेसिकली बनाना किस तरीके का डेटाबेस है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनकी एप्लीकेशन क्या है। इन द नेक्स्ट वन हम लोग कंसेप्चुअली उसको डिजाइन करते हैं कि हम बेसिकली कौन सा डेटा आपको चाहिए, और हम लोग एक हाई लेवल डिजाइन बनाते हैं कि ये डेटा होगा हमारे पास इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। लेट्स से कि ई कॉमर्स का डेटा है तो हमारे पास आइटम्स होंगे, हमारे पास यूजर्स होंगे। दीज काइंड ऑफ कंसेप्चुअल डिजाइन वी क्रिएट। इन द लॉजिकल डिजाइन वी मेक इन EHR जिसमें हम लोग एंटिटीज, स्ट्रक्चरल मॉडल, एट्रीब्यूट्स ये सब डिजाइन करते हैं। एंड फिजिकल डिजाइन में हम लोग अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा डी। Let us move to next question of this video. Out of the following steps in the proper sequence for simplifying a Boolean function using a Karnaugh map or K-map as we know. So guys, K-map एक बहुत बड़ा और important topic है in electronics. So let us see the options और उनको फिर हम लोगों को sorted order में लगाना है। Identify and group the largest possible clusters of ones. Okay, तो हम लोग एक के मैप बनता कैसे है पहले वो देख लेते हैं। तो गाइज हमारा जो के मैप होता है कुछ इस टाइप का होता है, राइट? और रादर we'll take this one. लेट्स से कि हमारे पास तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, तो ए हम इधर ले लेते हैं और बी हम इधर ले लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू मेक दिस टेबल, राइट? और रादर जो हमारा फंक्शन है उसके एट्रीब्यूट्स हम लोगों को सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेस्ड ऑन दीज वैल्यू, यहाँ पे ए बार आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी बार सी बार आएगा, यहाँ पे बी बार सी आएगा, यहाँ बी सी आएगा और यहाँ बी सी बार आएगा। दीज आर फिक्स थिंग्स। यहाँ पे आपको फिक्स होता है कि यहाँ पे आपका 0 0 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हमेशा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। एंड दिस नंबर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द बाइनरी फॉर्म, राइट? तो इस तरीके का फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल बनाना होता है हमें। उसके बाद जो भी हमारे फंक्शन में वैल्यूज होती हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वन फिल करते हैं एंड वी आर मेकिंग द ग्रुप्स ऑफ दैट, राइट? तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो ग्रुपिंग तो हमारा इट इज लाइक एन ऑलमोस्ट लास्ट स्टेप। Draw the K-map for the Boolean function. Right, this is the first step. सबसे पहले हमें K-map ही बनाना है। Write the simplified Boolean expression from the grouped clusters. अब guys अगर किसी को कुछ नहीं भी पता है तो भी आप A और C में देख सकते हो कि क्योंकि ग्रुप्ड क्लस्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पे क्लस्टर बनाने की बात हो रही है। ठीक है, तो वी ऑलवेज नो कि जो C है वो A के बाद ही आएगा। ओके, तो आप उससे भी देख सकते हो, तो ये तो हमारे कट ही जाएंगे, राइट? और हमें पता है कि फर्स्ट स्टेप इज द B1। नाउ ट्रांसफर द ट्रुथ टेबल वैल्यूज टू द K-map. What does this mean?
दिस मीन्स कि जहां जहां पे आपका ट्रुथ टेबल में 1 1 है ना, आप वहां वहां उस वैल्यू को 1 1 कर दो, यानी 1 फिल करना है बेसिकली. सो दिस फिलिंग प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डी स्टेप. तो सबसे पहले बी होगा, फिर डी होगा, फिर ए होगा एंड सी होगा. सो फर्स्ट इज द राइट आंसर. Now let us move to the next question. And guys, this is a good question. This is a good question because ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के ऊपर क्वेश्चन है. ठीक है, बट इट इज, if you know DMA, it is an easy question. It's not that tough. So arrange the given topics required for a direct memory access transfer in the correct order. Okay, so guys, what is direct memory transfer? Let me give you an overview of it. Basically होता क्या है कि everybody knows कि हम जब कुछ भी काम कराते हैं तो सीपीयू के थ्रू कराते हैं, राइट. बट सीपीयू के पास एक काम तो है नहीं. अगर मैं कोई मेमोरी एक्सेस कर रही हूँ तो भी मैं सीपीयू के पास जाऊँ, अगर मैं कोई दूसरी प्रोसेसिंग कर रही हूँ तो सीपीयू उसको भी देखे. तो सीपीयू के पास इतना ज्यादा काम होता है कि हम उसको कहते हैं कि सीपीयू आप सिर्फ इम्पोर्टेंट काम करो. जो मेमोरी एक्सेस का काम है या पेरिफेरल डिवाइसेस से बात करने का काम है वो हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं. तो इससे क्या होगा, सीपीयू एफिशिएंसी बढ़ेगी. ठीक है, तो जो हम कंप्यूटर को या सीपीयू को कह रहे हैं कि आप दूसरे कामों में फोकस कर लो और ये जो मेमोरी एक्सेस का काम है वी कैन डू दैट डायरेक्टली. दैट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ठीक है, तो नाउ लेट अस सी द स्टेप्स. इनिशिएट डीएमए ट्रांसफर रिक्वेस्ट. ओके, एज इट थिंग्स डीएमए रिक्वेस्ट आपको इनिशिएट तो करनी पड़ेगी, तो ए इज द फर्स्ट स्टेप. Transfer data directly between peripherals and memory. It is kind of a last step, na? Processor grant DMA control over the system bus. Right. तो सबसे पहले A होगा. अब एक्चुअली डीएमए क्या करता है कि जो सिस्टम बस होती है वो लाने ले जाने का काम करती है, ठीक है, मेमोरीज को. तो डीएमए को वो सिस्टम बस का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है. दैट्स वाई हम लोग सीपीयू की बिना भी हम लोग मेमोरी एक्सेस कर पाते हैं. तो जो प्रोसेसर होता है वो देता है आपको डीएमए को सिस्टम बस का कंट्रोल. राइट. नाउ डीएमए कंट्रोलर कंप्लीट्स डेटा ट्रांसफर एंड सिग्नल कंप्लीशन. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये तो कंप्लीट कर रहा है डेटा ट्रांसफर को और सिग्नल कंप्लीशन को. ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर अभी कंप्लीट हो चुका है, बट अभी हमारे बी स्टेप में तो हम लोग ट्रांसफर कर ही रहे हैं. सो ऑब्वियसली बी स्टेप जो होगा वो डी से पहले होगा, तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो होगा ए सी बी डी. ओके गाइस, अगर आपको डीएमए के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन, राइट. Now let us come to the next question. Arrange the following steps of file handling in C in the correct order. Okay. So this is a question of file handling in C. And guys, file handling के question बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं. Let me tell you, हर एक एग्जाम में फाइल हैंडलिंग को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बना दिया गया है. तो प्लीज 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 व्यू दिस टॉपिक, लर्न दिस टॉपिक एंड डू क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन आल्सो. सो गाइस, क्लोज द फाइल इज द लास्ट वन. ओके, तो ये वाली चीज तो ठीक है. रीड फ्रॉम और राइट टू द फाइल. अगेन लिखने से पहले आपको ओपन तो करनी पड़ेगी. ठीक है, open the file would be the first step. ठीक है, now the question is, where does this check for error exist? Let me tell you, when you are opening the file ना, तो हम लोग उस पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं टू शो कि हम लोगों ने सक्सेसफुली उसको ओपन कर दिया है या नहीं कर दिया है. ठीक है,
This checking for error is to just show that have you completed the access of the file, have you opened this file or not. You can only then will be able to read from it or write to it. Okay. So this D is the second one. So this is the first. This is the second one. And again, क्योंकि आप प्रॉपरली ओपन कर चुके हो, आपने चेक वेक कर लिया है कि एरर नहीं है फाइल में, फाइल का फॉर्मेट मतलब जो फॉर्मेट आपने अपनी कमांड में दिया है वही फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है फाइल का, फाइल करप्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीजें ऑलरेडी चेक हो चुकी हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज do the work on the file, either read from it or write to it. So that would be your third point. And again, your work is done now. So just close the file. Easy, right? So हमारा ऑप्शन क्या हो गया? C, D, B, A. Guys, ये जो steps आप लिखते हो ना अपने पेपर में, please write these steps first before correctly choosing the option. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे ना आपके एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्लीज डू दिस वे ओनली। ओके, सो नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड गाइज लेट मी टेल यू, इस क्वेश्चन में ना आई ऑलवेज फील कि दो मैं जो भी आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी, बट मेरे को इस क्वेश्चन में ना प्रॉपरली इसकी लैंग्वेज में मेरे को डाउट है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस बेसिस पे उन्होंने आंसर किया और वो सब चीज सेलेक्ट की है, बट लेट मी स्टार्ट विद इट। सो गाइस, हम सबको पता है कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे कम मेमोरी कंटेन करते हैं, बट दे आर द फास्टेस्ट वन, राइट? सो ए और डी, सॉरी ए जो है आइदर इट विल कम इन फर्स्ट, आइदर इट विल कम इन द लास्ट। ठीक है, तो ए फर्स्ट में कहीं पे नहीं है, लास्ट में है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दिस इज द ऑप्शन विच इज करेक्ट। बट इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द करेंट सीक्वेंस ऑफ द स्टोरेज डिवाइस इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर एक्सेस टाइम। रजिस्टर्स का एक्सेस टाइम तो कम होता है, तो ए शुड बी द फर्स्ट ना, नॉट द लास्ट। सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू कि इसकी लैंग्वेज में थोड़ी सी दिक्कत है, बट यू कैन डू इट दैट वे। ओके, सो या next is your magnetic disk. Main memory is slow, right? Optical disk is much faster because वो optical में आ जाता है, but again do this with the registers only because magnetic tapes में भी, magnetic disk और magnetic tapes में भी आपको difference you may be confused, right? But ठीक है, now let us come to the next question. Arrange the following phases of the agile process in the correct sequence. This is a question from software engineering. Guys, agile का मतलब होता है कि it's the most popular, I would say, the model that is being used in the industry. और agile में हम लोग क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, everything is done in steps and an incremental way, right? So सबसे पहले आपका क्या होगा? सबसे पहले आपका होगा, और रादर वो छोड़ो, सबसे लास्ट में क्या होगा? लास्ट में होता है आपका रिलीज। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो गए। ठीक है जी, नाउ टेस्टिंग उससे पहले होता है। ठीक है, तो सी हमारा दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब डिजाइन पहले होता है, डेवलपमेंट पहले होता है। ऑब्वियसली डिजाइन कम्स बिफोर द डेवलपमेंट, राइट? तो यहाँ पे हमारा ए इज ऑलवेज बिफोर देन डी। ठीक है, और ई तो हमारा दोनों में कॉमन ही है, तो हमारा थर्ड से ही हो गया, राइट? It's the most easiest way to do with the options.
ठीक है, आप ये देखो कि आपको परफेक्टली क्या पता है और उसके बाद फिर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाओ. Okay, so let us come to the next question of this video. Arrange the following steps of feature drive development process in the correct sequence. Okay, so it was kind of uh, let's see the questions, let's see the option, and then I'll tell you. Okay, so build a feature list, design by feature, plan by feature, build by feature, and develop an overall model. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा? सबसे पहले आपका क्या होगा? और rather ओके, सो सबसे पहले ना आपके दिमाग में आता है कि डेवलप एन ओवरऑल मॉडल लिखा हुआ है, राइट? अगर डेवलप एन ओवरऑल मॉडल लिखा हुआ है तो आइदर इट विल कम इन द लास्ट और आइदर इट विल कम इन द बिगिनिंग, राइट? तो लास्ट में तो है नहीं, तो बिगिनिंग में ही रहेगा. ठीक है, तो हमारा तीन ऑप्शंस में हमारा ए है. नाउ उसके बाद आपका प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फेज, राइट? आप सबसे पहले प्लान करोगे, ठीक है? प्लान करने के बाद और रादर प्लान से भी पहले तो आप एक लिस्ट बनाओगे ना. you'll build a list, after that you'll plan by feature, ठीक है? उसके बाद आप डिजाइन करोगे एंड फिर बिल्ड करें. तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा, ओके, sorry. Now let us come to the eighth question. Arrange the following step in the correct order to solve the knapsack using dynamic programming. Okay, so guys, डीपी एंड नैपसैक प्रॉब्लम का मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. नैपसैक प्रॉब्लम कहते हैं ये एक थीफ है, ठीक है, और उसके वो किसी के घर में आया है और उसके पास कोई थैला है, ठीक है? उस थैले में उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यूएबल चीजें भर के लेके जानी है. तो हमारी प्रॉब्लम ये कहती है कि हमें उसका जो चुराया हुआ धन है या उसकी वैल्यू जो है उसको मैक्सिमाइज करना है, और वो भी डीपी के थ्रू. ठीक है, इसके दो केसेस होते हैं, 0 और 1 नैपसैक और फ्रैक्शनल नैपसैक. बट क्योंकि यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो हम लोग एक बार इनको ऑप्शंस को देख सकते हैं. ओके, सो डिफाइन द बेस केस व्हेन द कैपेसिटी इज 0 और नो आइटम्स आर लेफ्ट टू कंसीडर. ओके, compute the maximum value that can be obtained using items up to the ith item and the knapsack capacity of 0. Okay, so guys, डीपी की एक खास बात मैं आपको बता देती हूँ. डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम लोग तब यूज करते हैं when you can break your problem into सब प्रॉब्लम्स, राइट? जब आप यहाँ पे ith आइटम की बात करते हो, ठीक है, तो इट इज अ सब प्रॉब्लम कि आप ith आइटम तक मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, ठीक है? फिर हम i+1 के लिए निकाल लेंगे, फिर हम i+2 के लिए निकाल लेंगे एंड सो ऑन. तो हम प्रॉब्लम को ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है? सो आइडेंटिफाई सब प्रॉब्लम्स एंड देयर डिपेंडेंसीज बेस्ड ऑन वेट एंड वैल्यूज, ठीक है? इट इज द मीनिंग ऑफ डीपी. इनिशियलाइज अ टेबल टू स्टोर रिजल्ट्स ऑफ सब प्रॉब्लम. ओके, तो डीपी में क्योंकि आप लोग सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप सारी प्रॉब्लम्स जो आपके हैं दोबारा दोबारा उनको सब प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करते रहोगे. नहीं जी, हम लोग एफिशिएंटली काम करेंगे. तो हम लोग जो जो सॉल्व करते जाएंगे ना सब प्रॉब्लम, उनका रिजल्ट स्टोर करते जाएंगे सो दैट कि जब मैं बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी तो उनका रिजल्ट मैं डायरेक्टली ले सकूं, राइट? अब
iterate through each item and each possible capacity to fill that table. Okay, अब सी टेबल को इनिशियलाइज करने वाली जो चीज होती है, हम लोग हमेशा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज पहले करते हैं, राइट? तो हमारा जो डी होगा वो इट इज इन द अर्ली स्टेप्स, एंड ये जो ई होगा ये हमारे लास्ट के स्टेप में होगा, ठीक है? तो ई और बी हमें लास्ट में सब में सेम दिया हुआ है, ठीक है? तो ये ई और बी तो आप काट ही दो, ये तो सेम रहेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. इट शुड बी द डिफाइन द बेस केस, आइडेंटिफाई सब प्रॉब्लम्स और इनिशियलाइज द टेबल, ठीक है? अब ये देखो, हम सबसे पहले जब हम अपना डीपी वाला काम करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले बेस केस को इनिशियलाइज करते हैं. हमेशा सब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने से पहले हम लोग अपना बेस केस देते हैं. व्हाट इज बेस केस? बेस केस होता है कि जहाँ पे जो आपकी सबसे छोटी प्रॉब्लम है, ठीक है? सबसे छोटी प्रॉब्लम का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास रूम में एक ही सिक्का है, ठीक है, और आपके पास थैली की कैपेसिटी भी एक ही है, राइट, या फिर ज्यादा भी है, चलो, बट आपके पास सिक्का एक ही है, तो आप उसी को लेके जा सकते हो. दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम. या फिर आप रूम में आए हो, ठीक है, और कुछ है ही नहीं रूम में, तो आप कुछ नहीं ले सकते. दैट कैन बी द बेस केस. तो हमारा हमेशा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमेशा बेस केस, ठीक है? अब ए इज द फर्स्ट, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, बट लेट मी टेल यू द नेक्स्ट वन ऑल्सो. आइडेंटिफाई सब प्रॉब्लम्स एंड देयर डिपेंडेंसीज बेस्ड ऑन वेट्स एंड वैल्यूज. गाइस, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी सब प्रॉब्लम्स कितनी हैं, तो आप टेबल को इनिशियलाइज कैसे करोगे कि कितनी उससे आपको वो करना है, ठीक है? तो हमारा जो प्रोसीजर रहेगा वो रहेगा ए, वो रहेगा सी, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई भी करना है रिकरेंस के लिए, एंड फिर आपका डी. अब आपने डी में इनिशियलाइज कर लिया है, अब हर एक आइटम को आइटरेट करते जाओ और उस टेबल को फिल करते जाओ, ठीक है? कहाँ तक? ith आइटम तक, राइट? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी. बाकी भी आप लोग देख सकते हो. आइडेंटिफाई द सब प्रॉब्लम्स, इनिशियलाइज द टेबल, एंड देन डू द बेस केस. गाइस, बेस केस कभी भी सब प्रॉब्लम के बाद नहीं आता, ठीक है? तो ए कैन नॉट बी आफ्टर सी, ठीक है? ए कैन नॉट बी आफ्टर सी. तो यहाँ पे आप ये देख लो, दिस ऑप्शन ओनली हैज कि ए इज नॉट आफ्टर सी, ठीक है? तो हमारा थर्ड और फोर्थ में ही था. बाकी टेबल को अगर आप पहले इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है, टेबल को आप इनिशियलाइज पहले कर रहे हो, आपने बेस केस नहीं करना है, आपको पता ही नहीं कितनी सब प्रॉब्लम्स है, तो आप डी को कैसे इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है? दैट ऑल्सो डजंट मेक सेंस. सो हियर 3 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो. प्लीज सी द प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने आपको मास्टर्स थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों से ये 5 के 5 क्वेश्चंस कराए हैं, एंड इन वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर. Okay, so do see that video to complete this question. Now let us come to the last question of this video. Arrange the following stages of Turing machine operation in the correct order as they occur during computation. Okay. Okay. So Turing machine में basically क्या होता है, ये वो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? अगेन हम लोग इसमें भी ना पहले जो हमारे ऑप्शंस हमें पता है उनको पहले रिमूव करते जाते हैं. हॉल्टिंग एंड एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द इनपुट, दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है? और लास्ट स्टेप सब में यही दिया हुआ है. ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू स्टेट बेस्ड ऑन द करंट स्टेट एंड सिंबल रीड. ओके, तो ये तो रीड, सिंबल को रीड जब आप कर लोगे उसके बाद है, ठीक है? रीडिंग अ सिंबल फ्रॉम द टेप. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप.
और ये सब में कॉमन है। मूविंग द टेप हेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो गाइज इसमें ना एक चीज देखो, आपने यहाँ पे एक सिंबल को रीड किया है, ठीक है, you have read the tape, read the symbol from the tape, और यहाँ पे राइटिंग द सिंबल है, यहाँ पे मूविंग द टेप है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपने रीड किया है उसके बेसिस पे ट्रांजिशन कर लो, ठीक है। तो डी इज मेकिंग द मोस्ट सेंस, ठीक है। और होता भी यही है कि आप एक रीड करोगे, ठीक है, सिंबल रीड करोगे, करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे ट्रांजिशन करोगे, टेप को, उसके बाद जो आपका सिंबल होगा उसको आप राइट करोगे, और आपकी जो टेप है उसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते जाओगे फॉर द नेक्स्ट ट्रांजिशन एंड सो, ठीक है। तो सी के बाद तो हमारा आएगा डी, ठीक है, उसके बाद आएगा ए, और उसके बाद आएगा हमारा बी, तो हमारा थर्ड इज द राइट आंसर। ओके गाइस, सो आज के हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। And now, how many questions do we have? We have a lot of questions, and I'll try to complete these questions. Rather than doing 10 questions, I'll try to do 20 questions now, so that we'll be able to complete this series more with a better pace, and उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइस बी ट्यून्ड, एंड जल्द ही मैं आपके लिए सेकेंड वीडियो इसकी नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लेके आऊंगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।